नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई व्यक्ति हो, परिवार हो या फिर देश हो, कभी ना कभी आपके जीवन में संकट का समय जरूर आता है, संकट का काल जरूर आता है। व्यक्ति के जीवन में भी आता है, परिवार के जीवन में भी आता है और समाज और देश के जीवन में भी आता है। और जब संकट आता है तब हम क्या करते हैं? तब हम अतिरिक्त उपाय करते हैं, संयम बरतते हैं ताकि उस संकट से हम निकल सकें। और अगर संकट आर्थिक संकट जैसा हो तब आप क्या करते हैं? तब सबसे बड़ा जो आपके पास एक मंत्र होता है वो मंत्र होता है बचत करने का, खर्चे पर बचत करने का, ताकि आपके ऊपर जो आर्थिक संकट है उस संकट का आप मुकाबला कर सकें। अब इस समय दुनिया में एक अलग तरह का संकट चल रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि भारत में बैठे लोग ये सोच भी सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि अब तक हम पर इस संकट का कोई असर नहीं पड़ा, तो ये संकट कैसे है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको करीब करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, 73-74 दिन हो चुके हैं उस युद्ध को। और उस युद्ध के कारण सबसे बड़ा जो संकट है वो किस पर पड़ा है? वो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है। दुनिया के कई देश हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए ज्यादातर देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कई जगह पर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल और डीजल पर राशनिंग हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा दुनिया में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये संकट का हमसे क्या वास्ता, क्योंकि हमारे यहां तो कुछ अब तक असर नहीं पड़ा। दरअसल इस संकट का असर भारत पर पड़ तो रहा है, लेकिन अब तक सरकार अपने संसाधनों से इस संकट को झेल रही है। यानी सरकार ने जो कुशन तैयार किया उस कुशन से सरकार इस संकटों से अब तक सामना कर रही है और आम जनता पर इस संकट का असर नहीं पड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी ये युद्ध जो है खत्म होता दिख नहीं रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक बड़ी अपील करी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करी कि वो कम से कम जो है पेट्रोल और डीजल जो है इनकी बचत करें, जहां तक संभव हो सके इनकी बचत करें, मेट्रो से आए जाएं या फिर कम से कम तेल और पेट्रोल खर्च करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोना कम से कम 1 साल तक ना खरीदें, सोना जो है उसका खरीदना 1 साल तक टाल दें। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, अगर संभव हो तो। खाने का तेल जो है उसकी भी बचत करें। ये तो एक ऐसा चीज है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपका डबल फायदा है, पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जहां तक हो सके विदेश दौरे अभी टाल दें। और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि वो दरअसल रसायन उर्वरक का इस्तेमाल कम करें, उसको आधा कर दें और जो ऑर्गेनिक जो खाद हैं उन सब का इस्तेमाल करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से 7 सूत्री एक फॉर्मूला देश के सामने रखा। अब ये मोटे तौर पर एक सुझाव है, आप नहीं चाहते तो मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको सोना ही खरीदना, आप खरीदते रहिए। आपको लगता है नहीं आपको तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, इसलिए आज से आप कल तक आप जो है दिन के 500 रुपए पेट्रोल पर उड़ाते थे, आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। आपको मोदी पसंद नहीं है तो आप 2000 रुपए पेट्रोल में उड़ाइए। लेकिन ये भाव जो है ये अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर संकट आता है, परिवार पर संकट आता है या फिर किसी देश पर संकट आता है, तो सबसे बड़ा जो इस संकट से निकलने का आपके पास मंत्र होता है वो ये होता है कि आप पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। लेकिन इस देश में विपक्षी पार्टियों को नरेंद्र मोदी का ऐसा बुखार चढ़ा है कि मोदी जो कहें उसका विरोध करना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बचत करें, उन्होंने एक राष्ट्र नीति का एक मंत्र दिया, लेकिन उस राष्ट्र नीति पर भी राजनीति भारी हो गई। राहुल गांधी ने कहा तो देखिए फेलियर प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव आ गए कि सबसे बड़ा संकट तो बीजेपी है। अब जाहिर सी बात है उनको सबसे बड़ा संकट जरूर लगेगा,
क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में उनको बीजेपी से लड़ना है, तो उनको तो संकट बीजेपी में दिखेगा ही। लेकिन सवाल यह कि इस तरह की जब एक संयम बरतने की प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से देश का मनोबल तोड़ने और इस पर राजनीतिक छींटाकशी करने से आपको क्या हासिल है? आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक जो है, आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये कि राष्ट्र नीति पर राजनीति, विपक्ष की ये कैसी नीति। ये राष्ट्र नीति का मंच है, ये जो मंत्र दिया गया और राष्ट्र नीति का मंत्र है कि भाई देश को ऐसे ऐसे करेंगे तो देश के ऊपर जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो जो है उसके ऊपर कम बोझा पड़ेगा। लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं और किस तरह के रिएक्शंस उस पर हो रहे हैं, सुनते हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त थे। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji yesterday gave a very clarion call to the entire country. We are living in very turbulent times. For no fault of ours, for a war which is there between two different countries in our neighborhood, the entire world is getting affected by it. And of course we are also affected by it, because we have a large energy import infrastructure which has to be met through our foreign currency reserves. So that's why our Prime Minister has given this clarion call that despite this turbulence in the entire world, so far we have been able to manage it so well. 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री का कंधा कमजोर हो गया, वो आपका बोझ नहीं उठा सकते। अब आप जानिए, आपका भाग्य जाने। आप महंगाई झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। कल को कहेंगे दान कर दो सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। कारोबार नहीं लोगों के चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात नहीं होती, नफरत के ऊपर बात होती है, बस इसके अलावा बात ही नहीं होती। श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। तो चलिए, तो मैंने आपको तमाम बयान सुनवाए। बयान बहुत सारे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर हैं, कुछ और जगह पर है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र नीति पर राजनीति जो है भारी हो रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना या राजनीतिक कारणों से विरोध करना वो सब समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ सांसद, माननीय सांसद तो गालीबाजी पर उतर आए। जी हां, गालीबाजी पर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयम बरतिए, तो इसमें गाली गलौज करने का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन मोदी से नफरत जो है ना, वो इस कदर कूट कूट कर भरी है कि सपा के एक सांसद हैं, जरा शक्ल दिखाइए उनकी,
मैं उनका बाइट तो आपको नहीं सुनवा सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बाइट किसी को भी सुनना चाहिए, लेकिन इन गालीबाज सांसद की शक्ल जरूर देखिए। ये गालीबाज सांसद है हमीरपुर महोबा के, सपा सांसद हैं अजेंद्र सिंह लोधी। फिर से कह रहा हूं कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको सुनवा नहीं सकता हूं, लेकिन ये सपा के गालीबाज सांसद हैं, गालीबाज सांसद। अब आप सोचिए कि आपके घर में अगर कोई संकट हो, आपके पिताजी कहें कि भाई थोड़ा सा संकट है, इस संकट में संयम बरतना, तो घर से एक आदमी निकल के पिताजी को गाली देने लगे, तो ये उसी तरह के लोग हैं, ये सपा के गालीबाज सांसद हैं। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे सांसद जो हैं इस देश में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि संसद में जो आप देखते हैं ना, जो होता है हुड़दंग, वो इसीलिए होता है क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे गालीबाज सांसदों को चुनकर संसद में भेजा हुआ है। इनका बयान मैं सुनवाऊंगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देता हूं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अश्विनी कुमार जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं 1.5 मिनट निखिल जैन और चारू प्रज्ञा, आप दोनों को देता हूं शुरुआत। मैं निखिल जी आपसे करता हूं। निखिल जी, आपत्ति विपक्ष की किस बात पर है? टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं अब चुनाव हो गया, अब इस तरह का ऐलान कर दिया है। टाइमिंग को लेकर आपत्ति है कि चुनाव के बाद इस तरह का ऐलान किया गया, बीच चुनाव में क्यों नहीं किया गया, या मोटे तौर पर इस आइडिया से ही आपत्ति है कि हम क्यों बचत करें, हम तो रोज 10 टन सोना खरीदेंगे, हम तो रोज 5-5 जो है लीटर जो है तेल पिएंगे, क्योंकि मोदी ने कह दिया है, तो अब हम जो है और 10 लीटर का रोज तेल खरीदेंगे, रोज 10-10 लीटर तेल पिएंगे। तो मोदी ने कहा है आइडिया से विरोध है या फिर टाइमिंग को लेकर ऐतराज है? अशोक जी, सबसे पहले तो विपक्ष के पास बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ नहीं पड़े कि 10-10 टन सोना खरीदते फिरे। ना विपक्ष के पास इतना पैसा है, ना देश की आम जनता के पास इतना पैसा है। विपक्ष की समस्या ये है कि 2.5 महीने हो गए जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पे हमला करा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, उसके बाद तेल आने में संकट हुआ, गैस आने में संकट हुआ। विपक्ष के साथ ही कहते रहे, जनता कहती रही कि दिक्कत है, सरकार क्या कर रही है, लेकिन सरकार लोगों को ये बताती रही सब चंगासी, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भंडारण है। आंकड़े लेकिन सरकार ने पुष्ट आंकड़े नहीं दिए। जब पूछा गया कितना तेल और गैस है, तो ये बता दिया इतनी कैपेसिटी है, ये नहीं बताया कितना तेल और गैस है। उसके बाद अब दूसरी चीज यह है कि सरकार का और खासकर कि प्रधानमंत्री मोदी का देश के व्यापारी समाज और देश के बनिए समाज पे एक के बाद एक प्रहार जारी है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन करी, कितने सेक्टर्स को हर्ट करा। प्रधानमंत्री के खुद के गृह क्षेत्र वाराणसी में टेक्सटाइल सेक्टर बर्बाद हो गया। फिर जीएसटी लाए, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। आज कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। 50 लाख लोग इस देश में हैं जो अपना रोजगार किसी ना किसी रूप में सोने के व्यापार से पाते हैं। बनिया समाज के लोग उसकी दुकानें चलाते हैं, मूलतः मेजॉरिटी तौर पे, ऑफ कोर्स नॉट ऑल। एंड बहुत सारे कारीगर जो बंगाल से, उड़ीसा से आते हैं, सोने पे काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए सोना मत लीजिए शादियों में। मुझे आप ये बताइए, क्या लोग शादियों में बिना सोने के मंगलसूत्र के शादी करवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या ये सनातन परंपरा का विरोध नहीं नजर आता उन्हें? 2000 का सिलेंडर चुनाव खत्म होते ही 3000 का हो जाता है। 260 रुपए 5 किलो छोटा सिलेंडर जो हमारे गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको महंगा करा जाता है। विपक्ष की आपत्ति यहां पर है। लेकिन अगर चारू प्रज्ञा को लगता हो कि नहीं नहीं विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की अपील सारी माननी चाहिए, तो मैं कटोरा भी ले आया हूं, चम्मच भी ले आया हूं, बजा देता हूं। इस बारी तो थाली बजाने को नहीं कहा, शायद क्योंकि कटोरा हाथ में पकड़ा दिया है देश की जनता के। ओके, चलिए आज पूरे थिएटर के मूड में निखिल जैन आए हैं, इसलिए झोला लेकर आए हैं और कटोरी और ये सब लेकर आए। लेकिन इससे पहले चारू प्रज्ञा कुछ बोले, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है, थाली बजाने को, ताली बजाने को कह दिया, उससे कोरोना भाग जाएगा। तो और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, 2 टूक में हम जो फेक चीजें होती है ना, फेक नैरेटिव, उनको बस्ट करना हम जानते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ये जो थाली और थाली का जो विपक्ष नैरेटिव खड़ा करता है ना, ये ताली और थाली मोदी जी ने इसलिए नहीं बजवाई थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। उन्होंने कहा था जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी जो एक सफाई कर्मचारी है, एक ऐसा व्यक्ति जो आप लोग घर में बैठे हैं सफाई कर रहे हैं, वो सड़क पर कूड़ा साफ कर रहा है, एक डॉक्टर, एक नर्स, आप पेशेंट हैं, वो आपके लिए जो है दिन रात तीमारदारी में लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने घरों से निकलिए और इनके लिए ताली थाली बजाइए ताकि इनका हौसला अफजाई हो।
तो ये तो मैंने कहा, मुझे लगा और कि उन्हीं वो डॉक्टर और नर्स को तनख्वाह नहीं दी गई थी कोविड के दौरान, एम्स के जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट आपको याद होगा। अब यही दिक्कत है, एक फेक नैरेटिव इनका बस करो, एक और नया फेक नैरेटिव लेकर आ जाते हैं। मैं उस नैरेटिव में नहीं जाना चाहता, क्योंकि देश की जनता को आप लोगों के फेक नैरेटिव सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन हम हमेशा अगर मैं विपक्ष के फेक नैरेटिव बस करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है मुझे रोज 2 घंटे के 3 घंटे का प्रोग्राम इसी पर करना पड़ेगा। इसलिए मैं विषय पर आता हूं, मैं इसी पर आ जाता हूं। सरकार के फेक नैरेटिव भी आप निखिल, मैं इसी पर आ जाता हूं। पूरा चैनल लग जाएगा उसके लिए, तो 2 घंटे नहीं, पूरा चैनल लगेगा। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो आप लोग क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपका फेक नैरेटिव, आज का बड़ा फेक नैरेटिव, आपका जो ड्रामा है वो मैंने एक्सपोज कर दिया। अब बारी चारू जी की है। चारू जी 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, सच्चाई ऐसी है कि विपक्ष ने अपने आप को एक ऐसा जुट बना लिया है जो हमेशा नकारात्मक राजनीति ही करते हैं, कुछ भी इनसे सकारात्मक हो नहीं पाता। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी बैठकर निखिल ये डब्बा सा बजा रहे थे, इट इज नॉट फनी, क्योंकि सिचुएशन हमारी दुनिया की हमारा देश नहीं कंट्रोल करता। जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक भारतवासी के ऊपर कोई भी आपदा इस सरकार ने आने नहीं दी है। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की भी नौबत आई, वो पैसा अब्जॉर्ब, जो डिफरेंस था वो अब्जॉर्ब हमारी सरकार ने किया, वो जनता के ऊपर नहीं आया। आज की तारीख में एलपीजी के रेट्स अगर आप दुनिया से कंपेयर करें, भारत नीचे से आता है 1-2 में। अगर आप पेट्रोल के रेट्स कंपेयर करें, वहां पर भी भारत नीचे से आता है। और ये केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली हमारी जो सरकार है ये जनता के ऊपर बोझ नहीं आने देती। निखिल मजाक बना रहे थे सोने का, लेकिन दुनिया भर में सोने का कीमत तो एक ही है ना, केवल भारतवासियों के लिए सोने की कीमत नहीं बढ़ी। आप एक बात जानते हैं, हमारे देश में करीब 850 से 900 टन सोना हर साल खपता है, 850 से 900 टन। और हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कितना कर पाते हैं? हमारे पास कितना है? 1.5 टन। तो जिस देश में केवल 1.5 टन सोना बनता है, वो 850 से 900 टन जब बाहर से लेकर आता है, फॉरेक्स यूज होता है। जब जंग के समय में आप फॉरेक्स का खर्चा करते हो, ये फॉरेक्स का खर्चा $80 बिलियन छूता है, केवल गोल्ड और सिल्वर का, सोना और चांदी का $80 बिलियन। क्या इसका हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते? अशोक जी 30 सेकंड्स और दीजिए, क्योंकि आपने निखिल को ज्यादा समय दिया था। जल्दी आपको 2 बातें मैं और बताना चाहती हूँ। एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने जो अपील करी वो ठीक ही थी ना, ईंधन बचाना तो अच्छी बात है, या आप अपनी गाड़ी ऑन छोड़ देते हैं और भग जाते हैं और अपना दूसरा काम करके वापस आते हैं, या अपने घर में बिजली ऑन छोड़ देते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते, ये अच्छी ही बात है। दूसरी बात, अगर वोकल फॉर लोकल की बात करी जाए, लोकल कंजम्पशन की बात करी जाए, अपने सेहत का ख्याल रखने की बात करी जाए, तो भाई ये सारी बातें तो बहुत पहले से हो रही है। बाहर ना जाने की अगर हम बात करें, देखो अपना देश, आपने सुना है मोदी जी ने देखो अपना देश नाम का एक अभियान चलाया था। अपने मन की बात से उन्होंने इस बात की शुरुआत करी थी। वो कहते थे कि हर साल अपने देश का एक नया हिस्सा, एक नया कोना क्या हम देख सकते हैं। तो क्या आज हम उसके बारे में बात करें तो गलत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2013 के अंदर तो कोई आर्थिक आपत्ति नहीं थी दुनिया में कोई जंग भी नहीं छिड़ी हुई थी, लेकिन तब अगर चिदम्बरम जी आके ये कहते थे सोना मत खरीदिए, तब आप उसका श्रेय किसको देते हैं? तब तो कोई आर्थिक आपत्ति आपके देश पर नहीं थी, और जो थी वो आप ही की बनाई हुई थी। ओके, देखिए ऐसा है, जो चालू जी कह रही हैं वो गलत तो नहीं है। पंडित नेहरू, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, मुझे भी बोलने का हक है ना निखिल जी। क्या है कि नेहरू जी की सरकार से लेकर के इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और साथ साथ जो यूपीए सरकार 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार थी, उसमें भी प्रधानमंत्रियों से लेकर के अलग अलग मंत्रियों ने समय समय पर इस तरह की बातें कही हैं। जब देश में, दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा होता, जब दुनिया में कहीं कोई संकट नहीं होता, तब भी यूपीए सरकार के समय में भी तब भी लोगों से अपील की गई थी कि भाई सोना नहीं खरीदो, तब भी लोगों से अपील की गई थी कि पेट्रोल की बचत करो। लेकिन होता क्या है ना कि वही बात है, मैं बार बार बोलता हूं, मुझे बार बार एक ही लाइन याद आती है, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो फलाना। मतलब यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने जब कहा कि बचत करो बचत करो बचत करो, जब कहा सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, तब वो राष्ट्र निर्माण की बात थी, तब वो राष्ट्र को उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। लेकिन मोदी जी जब कहेंगे तो भैया मोदी जी फेल। अगर वही फॉर्मूला, अगर मोदी जी फेल है तो उस हिसाब से नेहरू जी भी फेल थे, इंदिरा गांधी भी फेल थी, मनमोहन सिंह की सरकार भी फेल रही। बोलिए निखिल जल्दी से।
सबसे पहले तो चारू जी ने कहा कि जनता के ऊपर आपदा नहीं आने दी। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मोरबी जो प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश है, मोरबी में टाइल्स का सबसे बड़ा काम इस देश में होता है। मोरबी की 400 से ऊपर उद्योग फैक्ट्रीज बंद हुई हैं जिनमें काम करने वाले लोगों को घर लौटना पड़ा। नोएडा में हम सब ने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं और बाकी जो अन्य मजदूर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करा। बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद इन्होंने कहा 2012-13 में तो कोई युद्ध नहीं चल रहा था। फर्क इतना है चारू, जब युद्ध दुनिया में चलते थे ना, उस वक्त सरकार अपनी दिक्कतें छिपाने के लिए युद्ध के पीछे नहीं छपती थी, तब भी अरब अपराइजिंग चल रहा था। द वर्ल्ड वाज स्टिल रीलिंग अंडर द ग्लोबल रिसेशन, बट सरकार आके रोज ये नहीं बताती थी अरे मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। सरकार मानती थी कि हाँ एक दिक्कत है, हमें कुछ कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे, हम ले रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करिए। यहां पर मोदी जी ने जो अपना भाषण दिया, उन्होंने तो ये कभी ढंग से माना ही नहीं कोई संकट है। उन्होंने बस आके लोगों को आदेश दे दिया कि आप सोना मत खरीदिए। आप मुझे ये बताइए चारू, आप भी महिला हैं, क्या हिंदुस्तान में सनातन धर्म की शादियां बिना सोने के होती हैं? प्रधानमंत्री आके बोलते हैं ईंधन बचाइए, बहुत अच्छी बात है, पिछली सरकारों ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने भी बोला, आजकल ईवी व्हीकल्स भी आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आप मुझे ये बताइए ना, जब आप हजार बसें भर के इन्हीं चुनावों में प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ ला रहे थे, तब क्या यह संकट नहीं था? तब आपको याद नहीं आ रहा था? बेफिजूल की रैलियां जब प्रधानमंत्री करते हैं, 4 रैलियां कर ली इस भाषण के बाद, क्या जरूरत थी उन रैलियों की? और अगर वो रैलियां जरूरी हैं तो मेरा इस स्टूडियो तक आना जरूरी क्यों नहीं है? अशोक जी का स्टूडियो तक आना जरूरी क्यों नहीं है? सबको वर्क फ्रॉम होम करवा दे, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैलियां करते रहेंगे। चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। पहली बात तो मेरी बात सुनिए निखिल जी, देखिए जब कोई भी संकट आता है, और अभी वैसे कोई संकट आया नहीं है, लेकिन अगर कोई संकट भी आता है तो उसमें समझदारी के साथ जीना आपका ही फायदा करेगा, किसी और का फायदा नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप ये कहते हैं पहले ऐसा होता था जी, पहले ऐसा होता था, मैं आपको बता देती हूँ, पहले हमारे देश में एलपीजी कनेक्शन केवल 14 करोड़ थे, आज 35 करोड़ हो चुके हैं। आप अभी सोलर की बात कर रहे हैं, ईवी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। 15 साल पहले ईवी व्हीकल्स नहीं होते थे, अब हर जगह ईवी की पॉलिसी आ चुकी है। आज हमारा एक 70 साल पहले गाड़ियां नहीं होती थी। जो हम नहीं सुन निखिल, सुन लो मेरी बात, सुन लो और समझदारी से सुनो आप, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो और मैं चाहती हूँ कि अशोक जी के शो पर हम पढ़े लिखे लोगों जैसी ही बात करें। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि इस समय में, इस संकट के समय में, और दुनिया के ऊपर संकट है, हम अपने आप को इसमें से कैसे बेहतर तरीके से निकाल कर ले जाएं, आप उसके अंदर समस्या ढूंढते हैं। देखो, ये इंदिरा गांधी का समय नहीं है, उन्होंने आकर कहा था अपने घर का सोना मुझको दान दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं ग्लोबल रिसेशन की बात है, तो चिदम्बरम अगर ये कहते हैं सोना ना खरीदिए, तब इस देश में सनातनों की शादी हो रही थी, तब आपको कोई समस्या नहीं लगी। और उस समय तो सरकार ने ये तक कह दिया था, अशोक जी, सितंबर 2013 की ही बात करा रही हूं, उस समय निखिल जी की सरकार ने यह कहा था कि पेट्रोल पंप को रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हम बंद करने के बारे में बहुत गंभीर विचार कर रहे हैं, क्योंकि भी पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे तो खपत पेट्रोल की कम होगी। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि मैं वापस इसी बात को दोहराती हूं, इसमें नया या गलत क्या है? ये थोड़ी बोला है विदेश मत जाइए, आपको काम है, आप बिल्कुल विदेश जाइए, लेकिन आप ऐसे थोड़ी विदेश जा सकते कि यहाँ बंगाल के चुनाव के नतीजे आ रहे और आप वहां छुप छुपा के ओमान में खड़े राहुल गांधी की तरह, और सामने से कैमरा आ जाता है तो यूं करके आप छुपा रहे हैं। ये विदेश जाने से आपको आपत्ति है क्या? तो ये तो बातें हम आपसे पूछेंगे। ओके, अब रुकिए, क्योंकि यहां बात पढ़े लिखों की हुई कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखों की तरह डिबेट करें, तो मेरे साथ प्रोफेसर अश्विनी हैं, अर्थशास्त्री हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ जो SRCC कॉलेज है वहीं पर ये जो है प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा प्रधानमंत्री की इस अपील को आज के वर्तमान दौर में कैसे आप देखते हैं? जो संकट का समय चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं संकट बहुत बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं, मान लीजिए कहते हैं कि अभी संकट अब आया नहीं है, लेकिन क्या ये भविष्य की तैयारी के लिए कहा गया, या क्या इसका मोटा मोटी इसका क्या भाव है? देखिए अशोक जी, कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी। एक कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक संकट है जो वहाँ से क्रिएट हुआ है, पहली बात तो वो हमने नहीं क्रिएट किया है, हम उसमें सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को उसके किसी भी बुरे प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार निरंतर उसकी कोशिश कर रही है। दूसरा कि कितने सफल होंगे उसमें, अगर आप देखें कि कितने दिन लंबा युद्ध चला है, उससे पहले चाहे यूक्रेन के साथ युद्ध था, चाहे अभी पश्चिमी एशिया के साथ जो भी युद्ध की स्थिति चल रही है, हमने लंबे समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दिया है। प्रभाव होगा उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो निर्यात है वो भी प्रभावित होते हैं। पश्चिमी एशिया में काफ़ी निर्यात होता है, रेमिटेंसीज वहाँ से काफ़ी आती हैं। अगर ऑयल महंगा होता है, अगर आपके
एडिबल ऑयल महंगे होते हैं, अगर आपके फर्टिलाइजर महंगे होते हैं तो भारत के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। हम भी मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत लंबा उत्तर दे सकता हूं कि किस तरह से इकोनॉमी को बचाया गया है, लेकिन बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूं तो जो मुझे समझ में आता है वो एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कम से कम आने दें, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार बहुत सही चल रही है। अगर आप देखें तो किसी तरह का कोई भी पेट्रोल के प्राइसेस से लेकर के एलपीजी के प्राइसेस, किसी आम जन पर उसका कोई प्रभाव नहीं आने दिया गया है। उससे एक इन्फ्लेशन पर भी कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अभी तक बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पर प्राइसेस को नहीं बढ़ने दिया गया, सरकार उसको कंट्रोल करके चल रही है। निश्चित रूप से अगर युद्ध लंबा चलता है, और शायद अगर ये संभावना लगती है कि युद्ध लंबा चलता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो प्रभाव रहेंगे। और उसी के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, और वो अपील इसलिए है क्योंकि अगर मैं डेटा के साथ आपको कहूं तो लगभग 25 से 26% के करीब हमारे टोटल इंपोर्ट में सिर्फ क्रूड ऑयल का है। 8 से 9% के आसपास हमारा गोल्ड है जो टोटल इंपोर्ट का बढ़ता है। 3% के आसपास हमारा एडिबल ऑयल है, और एडिबल ऑयल में भी हम कौन सा करेंगे? हम सोयाबीन खाएंगे, हम पाम ऑयल खाएंगे इंडोनेशिया से, हमारा सरसों का तेल भी हो सकता है जो हमारा स्वदेशी है, हमारे किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है उस चीज का। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर अगर लगे तो 1.5 से 2% के आसपास फर्टिलाइजर पड़ता है। तो 40% के आसपास टोटल इंपोर्ट का ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन 7 चीजों को लेकर के बोला है उनमें आती हैं। रेमिटेंसी से लेकर के फॉरेन में स्पेंड करना, ट्रैवल टूरिज्म वाला है। मुझे लगता है फॉरेन में शादी करने की जरूरत नहीं है, भारत में भी की जा सकती है। फॉरेन में बहुत ज्यादा घूमने से अच्छा अगर भारतीय टूरिज्म ग्रो करता है तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि भारत के 5 कम से कम चुनिंदा स्थान पर जाइए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो आपने कहा ना कि राष्ट्र नीति पर राजनीति भारी है, मुझे लगता है कि आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारे निर्णय समझदारी के साथ लिए जाने चाहिए, उस पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है उनको बहुत समझदारी वाला एक अपील है जो भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से की, हमें उनका बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। ओके, क्योंकि बार बार सनातन की बात हुई, मंगलसूत्र की बात निखिल जी ने की। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं ये बता दूं, 1962 में जब चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा था महिलाओं से कि भाई अपने तमाम गहने दे दीजिए, क्योंकि गहने दे दोगे तभी हम जीतेंगे। ये पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था कि सोने की चूड़ियों का क्या फायदा अगर कलम लोहे की बेड़ियों में हो। उन्होंने कहा सब दान कीजिए। तो लोगों ने, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दे दिए, अपने गहने दे दिए। निखिल प्लीज एक मिनट, बिहेव लाइक, मतलब एक आप, हम पढ़े लिखों की डिबेट हो रही है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके उसी तरह की डिबेट करूं जैसे करने के लिए मतलब आप लोग मजबूर करते तो मुझे वैसे भी दिक्कत नहीं। मैं बस इतना पूछ रहा था कि चीन से युद्ध चल रहा है मैंने क्या कहा, मुझे दिक्कत नहीं है वैसी अगर डिबेट आप करना चाहते हैं। आज क्योंकि प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आप हम लोग पढ़े लिखो जैसी डिबेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उस तरह की डिबेट करें तो उस तरह की डिबेट नहीं, आपकी जानकारी, मैं आपकी सुनिए निखिल, आपकी जानकारी तो मैं अगर यहाँ पर 5 घंटा बैठे रहूं तब भी आपकी जानकारी मैं नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग आते हैं वो क्लोज माइंड से आते हैं। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए बैठा हूं, और मैं निखिल जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए बैठा हूं। मैं राहुल गांधी जैसे और कांग्रेस की जो पॉलिसी है, मैं समाजवादी पार्टी के जो गालीबाज नेता हैं उनको एक्सपोज करने के लिए बैठा हूं। आप लोगों का ज्ञान मैं बढ़ा सकूं, ये मेरी बिल्कुल कुव्वत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग क्लोज दिमाग से आते हो। और मैं फिर से कह रहा हूं, पंडित नेहरू ने, क्योंकि निखिल ने रोक दिया, क्योंकि निखिल नहीं चाहते थे वो बात आप तक पहुंचे, लेकिन फिर भी मैं पहुंचाऊंगा। पंडित नेहरू ने लोगों से कहा था, महिलाओं से भी कहा था, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दे दिए, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दे दिए, लोगों ने अपने सोने के गहने दे दिए। उसके बावजूद हम चीन का युद्ध जो है हार गए, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास उस समय सर्दी के दिनों में बर्फ पर चलने वाले जूते तक नहीं थे, नंगे पैर थे, गर्म कपड़े तक नहीं थे। तो आपने तो सोना ले लिया, मंगलसूत्र ले लिया, उसके बाद भी चीन से हमें हार का मुख खाना पड़ा, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास गर्म कपड़े नहीं थे। यह भी एक दौर था, लेकिन मैं किसी की उस दौर में जाने का ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन मेरे पास कुछ बाइट्स जरूर है, अगर कोई काउंटर करेगा मैं वो भी चला दूंगा, कब कब किसने क्या क्या कहा था। मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास। अखिलेश जी, भाई समझ में आता है, ठीक है,
आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ बीजेपी का विरोध करना है, लेकिन उसमें ये गाली गलौज करने की जरूरत क्या है भाई? आपके सांसद गाली गलौज कर रहे हैं, उसके बिना भी बात की जा सकती है। नहीं, मैं सहमत हूं। हम जिस तरीके के लोग हैं, गाली गलौज की कोई जगह नहीं है एक संसदीय राजनीति में। और अगर किसी ने गाली गलौज की है, मेरे न जानकारी में तो नहीं है अशोक जी, है तो वो गलत है, हम उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकते। सर मतलब आप अपनी बात करें, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आज उनको पता ही नहीं, सुबह से उनके ये सांसद महोदय की गाली जो है पूरे सोशल मीडिया में बज रही है, पूरे सोशल मीडिया में बज रही है। और यहाँ शाम को बैठकर समाजवादी पार्टी की, तो हमें तो पता नहीं। तो सर थोड़ा मालूमात रखा करिए, ऐसे गालीबाज नेताओं पर थोड़ा कंट्रोल भी पार्टी को रखना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। हम तो अशोक जी सुनते आए थे कि 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनने वाली है, हम उसका जश्न मनाएंगे, 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, देश के अंदर सब सुंदर सुंदर होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 25% आएगा, 2022 तक का टारगेट था। और हम सोचते थे कि तो यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमारे पास रुपया मजबूत होगा, 58, 60 से 40 रुपए पे आ जाएगा, ये सब चीजें हम तो उम्मीद तो यही करके आए थे कि मोदी जी का शासन आया है तो इस तरीके की चीजें घटेंगी। लेकिन मामला तो ये हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो रिजर्व है वो 5 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लेंगे। लोग कह रहे भारत में पैसा लगाने का मतलब नहीं है, यहाँ पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां पे देश आके खड़ा हुआ है, ये सिर्फ ईरान का मामला है। कतर से हमारे यहाँ जो ये प्लांट चलते हैं 30, 32, 33 हमारे उर्वरक के हैं, कतर से आ जाता था, मामला नजदीक का था, सब बढ़िया चलता रहता था। हमने बीते 12 साल के अंदर जो अपना है कि अब अमेरिका कहेगा तो हम रूस से लेंगे, तेल नहीं कहेगा तो नहीं लेंगे, इस तरीके के जो हालात खड़े हुए इस समय हमारे साथ, हम पूरी तरह प्रधानमंत्री के साथ है। हम चाहते हैं कि देश इस हालात से भी गुजरे, लेकिन इतने लंबे समय के शासनकाल के बाद अशोक जी हम खड़े कहां पे हैं? आज हमें ये बताना पड़ रहा है कि अब ये खाद डालिए, ये यूरिया मत यूज करिए, तो उत्पादन कहां से होगा? उत्पादन नहीं होगा तो फिर संकट कौन सा खड़ा होगा? किसान का तो हाल वैसे ही अशोक जी बहुत खराब है। अब खाद भी नहीं होगी, उस पे नहीं पड़ेंगे तो उत्पादन कैसे करेंगे? छोटे छोटे किसान रहेंगे, किसी को 2 बीघा, किसी को 3 बीघा, किसी को 4 बीघा। जो ऑयल रिजर्व की जो बात है, हमारे पास 20 लाख बैरल है जो तेल रिजर्व भारत ने रखा हुआ है, और बगल का देश है चीन, आबादी है उसकी, वो 1 अरब 25 सवा अरब बैरल उसने रिजर्व रखा हुआ है। हमारे पास उस तरीके की क्षमताओं का मामला है, हम उस तरीके से तैयारी है, क्या है कैसा है, वो तो तैयारी खैर मोदी साहब की है, बहुत रहती है। तो जो इस तरीके की जहां पे है 95 के पास रुपया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लंबे लंबे भाषण होते थे, लेकिन हालत यहां थी कि 40, 58, 60 से नीचे जाएगा, ये तो 95 पे पहुंचता जा रहा है। अब डॉलर जब रुपया कमजोर होगा तो डेफिनेट तौर पर हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है अशोक जी, ये 12-14 साल का लगातार का पीरियड है, जो हमने 78 साल के अंदर 60 पे 70-78 साल पे आया था, 12-13 साल में यहां तक आ गया है। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, जिस नीतियों से हम प्रभावित हो रहे हैं, उन नीतियों का जो लोकल और वोकल की बात है बहन प्रज्ञा जी ने किया, चीन के साथ आयात और निर्यात का जो रेशियो है वो कितना असंतुलित हो रहा है। ये लगातार हम आयात बढ़ा रहे हैं, निर्यात हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कोई एक दिन में अशोक जी तो नहीं है। यानी मोटे तौर पर आप मानते हैं कि सरकार की ये लंबे समय की जो नाकामी है उसका इफेक्ट है, आप ये मानते हैं मोटे तौर पर ना? ठीक है, ओके। हाँ, मैं 1 मिनट आता हूँ अश्विनी जी। अच्छा अश्विनी जी जल्दी से कमेंट, फिर मैं जो है मृत्युंजय जी के पास। अश्विनी जी जल्दी से कमेंट। हाँ, 1 मिनट चारों जी। मैं बस मात्र ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के बाद भी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी, और अब जो युद्ध चल रहे हैं उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन स्थिति में है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर देखेंगे, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अखिलेश जी से जो ये बात कह रहे हैं, अगर आप मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो इससे ठीक पहले एक लो इन्फ्लेशन इंडिया में, हाई जीडीपी ग्रोथ रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत रीजनेबल लेवल पर लेस देन 2% का, कैपिटल अकाउंट बहुत आराम से हम मैनेज कर पा रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन में कोई किसी तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी हाई जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ, जिसको हम गोल्डी लॉक सिचुएशन बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था उस दौर से रही है। और मैं इस पर भी सहमत नहीं हूं कि जीएसटी ने
देश को बर्बाद किया। जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा है और उस लेवल पर टैक्स रिफॉर्म ने, अगर आप देखें तो जीएसटी ने जितनी रेवेन्यू सरकार को दी है, उसके साथ साथ जिस तरह से जीएसटी ने स्ट्रीमलाइन किया है इकोनॉमी को, वो सबसे बेहतरीन रिफॉर्म्स में एक माना जाता है। और मैं मैक्रो इकोनॉमी पर अगर आप लेंगे तो कुछ छोटे छोटे दौर रहे हैं जहां पर विदेशी परेशानियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी परेशानियां आई हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी लेवल पर आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ब्रेक के बाद सीधा मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर याद दिला देता हूं कि अभी अखिलेश जी ने कहा इकोनॉमी तो हमारी अभी चौथे पांचवें नंबर पर है दुनिया की, और यूपीए सरकार का वो दौर था जब हम फ्रेजाइल 5 में थे, यानी दुनिया की सबसे जो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी उनमें पांच इकोनॉमी में हम थे। लेकिन आज जो है भारत दुनिया की कैसी इकोनॉमी है बताने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं मृत्युंजय जी, रुकिएगा। मैं मृत्युंजय जी के बाद चारू जी और निखिल आपके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एसआईपी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो। तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, 2 टुक में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र नीति पर। राजनीति, विपक्ष की एक ऐसी नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सूत्री फॉर्मूला दिया। विश्व में जब करीब करीब हम 73-74 दिन से देख रहे हैं कि एक युद्ध चल रहा है, और एक नहीं 2 युद्ध चल रहे हैं, बड़े युद्ध चल रहे हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सूत्री फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा सोना जो है कम से कम 1 साल मत खरीदे, जो पेट्रोल और डीजल है उसकी बचत करें, विदेश दौरे जो है वो टाल दे फिलहाल। इस तरह के कई उन्होंने 7 सूत्री फॉर्मूला दिया, लेकिन उसको लेकर विपक्ष जो है सीधा हमलावर है। विपक्ष कह रहा है ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार जो है देश को हैंडल नहीं कर पा रही है, और इसीलिए जो इस तरह की अपील की जा रही है। इन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय शर्मा जी, सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। क्या देखते हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये टाइमिंग, मतलब अभी कोई खुलकर ये नहीं कह रहे कि हमें इससे एतराज है। 2 ही चीजें आ रही हैं, एक तो सरकार ने अब तक जो है बड़े खराब तरीके से चला है देश, इसलिए ये स्थिति आ गई, और दूसरी जो है देखिए अभी तक चुनाव में घूम रहे थे, हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे थे, अब तुरंत कह रहे हैं कि जनता को आप संयम बरतें। अशोक जी, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो ऐसी कौन सी संकट है जिसके बीच वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। आप देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने कहा है कि ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है ये ग्रेटेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज इन हिस्ट्री, अभी का नहीं, मतलब 1971 ऑयल क्राइसिस छोड़ दीजिए आप, 1919 का गल्फ वॉर छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज आईईए बोल रहे हैं। और इससे सिर्फ इंडिया प्रभावित नहीं है, विश्व के करीब करीब सारे देश प्रभावित है। आप अगर अपने आसपास ही सिर्फ देख लेंगे, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पे राशनिंग हो गई है फ्यूल की। श्रीलंका ने 4 डे वर्क वीक कर दिया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से। पाकिस्तान ने वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है इनफैक्ट। साउथ कोरिया का भी वही हाल है। करीब करीब 85 देश ऐसे हैं विश्व के जिन्होंने अपने यहाँ जो रिटेल डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस है उसको बढ़ा दिए। तो ये पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कहां पे लाई करता है? अभी एक साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि इंडिया ने पहले से तैयारी नहीं करी। 2014 में अगर आप देखेंगे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पेट्रोलियम
एक भी बूंद इंपोर्ट ना हो रहा तो हम कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? 2014 में हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जीरो था, जीरो, नॉट इवन 0.1। आज हमारे पास 10 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और करीब करीब 65 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के पास होता है। तो 75 दिन तो हम ऐसे ही चल सकते हैं। तो तैयारी ये। अब इन प्राइस राइज के बाद आप देख लीजिए करीब करीब 50% ग्लोबल क्रूड ऑयल में प्राइस राइज आया है युद्ध के शुरू होने से अभी तक। उसका जो फाइनल रिटेल कस्टमर है इंडिया में, उसको अभी तक 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा, उस पर बोझ नहीं आया है। दूसरा, न सिर्फ फ्यूल प्राइस पर बल्कि ग्लोबली अब देखेंगे इन्फ्लेशन रेट बहुत भागा है। इंडिया का भी इन्फ्लेशन रेट आप कितना है आप देखेंगे, अगर इसका मार्च का देखेंगे 3.4% है, मतलब तो 2 से 6% का बैंड है, उसके भी लोअर एंड पे है करीब करीब। तो महंगाई भी अभी तक उस पर प्रभावित नहीं हुई। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने कैसे डील किया है इस पूरे क्राइसिस को कंपेयर टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद ही आपको कोई एक बेटर एग्जांपल दुनिया में मिलेगा नंबर्स के तौर पर जिसने इंडिया से ज्यादा अच्छे तरीके से इसको पूरा डील किया। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी की अपील पर। उन्होंने 4-5 अपीलें की और सबसे ज्यादा अगर हल्ला होते हुए मैंने सुना है तो गोल्ड पर। इनफैक्ट एक साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि अब लोग शादियों में गहना नहीं खरीदेंगे, क्या मंगलसूत्र नहीं खरीदेंगे। डेटा क्या बोलता है, हम करीब करीब हमारा $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, उसका 10% हम खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट पर। लेकिन ये पूरा का पूरा गहनों पे नहीं खर्च करते हैं अशोक जी। हमारे यहाँ करीब 60% इसमें गहनों पर खर्च होते हैं और 40% गोल्ड कॉइन्स में और इन्वेस्टमेंट में जाते हैं गोल्ड। तो वो तो कोई शादियों में खर्च हो नहीं रहे। और ये 60% भी जो ज्वेलरी होती है इसमें करीब आधा ही शादियों में होती है और बाकी आधा स्पेशल ओकेजन्स पे, वैनिटी इवेंट्स पे, इस पे खर्च होते हैं। तो अगर ये भी देख ले कि शादियों वाली ज्वेलरी की बात करें तो दैट इज जस्ट 30% ऑफ टोटल गोल्ड, 30%। और प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वो जो गोल्ड है उसको 100 से आप 0 कर दीजिए। उन्होंने कहा जितना संभव हो उसको खरीदना कम कर दीजिए। दूसरा आते हैं पेट्रोलियम पर। पूरी दुनिया मूव कर रही है पेट्रोलियम और ऑयल से इलेक्ट्रिक पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये तो हमेशा एक बहुत अनुकरणीय होना चाहिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उससे अवे मूव कर रहे हैं। तीसरा आते हैं कि फॉरेन ट्रिप्स पे। फॉरेन ट्रिप्स कौन सी ऐसी एसेंशियल आइटम है? तो जितनी भी चीजें प्रधानमंत्री जी ने कही वो आप देखिए करीब करीब आप कैटेगराइज करते हैं नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अशोक जी कि आप जैसे इनफैक्ट साथी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम संकट में हैं। देखिए ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए थे इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्टेप्स। वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बदले सिर्फ 2 एग्जांपल्स हम लेते हैं अशोक जी। एक सबसे पहले 1991 का क्राइसिस देखिए। अगर हमारे बोलने से कि हम संकट में हैं, 91 में हमने क्या किया था? अपना 67 टन सोना हमने गिरवी रखा था। क्या वो ज्यादा बेहतर था कि अंत समय पे आके हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ जाए? हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म हो गया इसलिए। और दूसरा आते हैं 2008 पे। 2008 पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अपने हाईएस्ट पे करीब करीब चले गए थे। प्रधानमंत्री जी ने करीब 10 से 15% हमारा जो रिटेल प्राइसेस थे उसको बढ़ाए थे और कहा भी था लर्न टू एडजस्ट। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आपको याद होगा। और उसके रिएक्शन में उन्होंने क्या किया? 1,40,000 करोड़ के वाइल्ड बॉन्ड्स इशू किए जिसका इंटरेस्ट इस सरकार ने अभी तक किया है। बिल्कुल। तो क्या वो ज्यादा अच्छा तरीका है इकोनॉमी को डील करने का? मुझे नहीं लगता है। तो अगर आप प्रोएक्टिवली अपने सारे देशवासियों को, और ये पहली बार नहीं है। इनफैक्ट अशोक जी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग समय पे क्या कहा है। मैं आपको एक हास्यास्पद वाला देता हूं। वो एक टाइम खाना वाला तो छोड़ दीजिए, एक बार नेहरू जी ने क्या कहा था जब हमारे यहाँ राइस की क्राइसिस स्पेसिफिकली, तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो जनरली राइस नहीं खाते, गेहूं खाते हैं, उन्हें राइस छोड़ देना चाहिए ताकि साउथ इंडिया वालों को राइस मिल जाए। ये तक अपील हो चुकी है हमारे देश में। तो ऐसे और अक्रॉस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमें लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए ताकि खेतों में और फैक्ट्रियों में हमारी बिजली पहुंच पाए। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं। इस तरह की चीजें मेरे पास बहुत सारे अभी बाइट्स भी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आज पैनलिस्ट को थोड़ा समय दूं क्योंकि गंभीर विषय है। चारू जी 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट, एक निखिल का रिएक्शन लेके सीधा आप ही के पास आऊंगा। निखिल, 85 देशों की उन्होंने बात करी जहां पर इस संकट का असर है। भारत में अब तक डायरेक्ट तो कुछ नहीं है कंज्यूमर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर प्रोएक्टिव स्टेप उठाने के लिए बोला तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? अशोक जी, सबसे पहले तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के जब दाम बढ़ जाएं और ये कहा जाए कंज्यूमर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं इस कुतर्क का कोई जवाब नहीं देना चाहता। जो भी लोग कमर्शियल ढाबों से, रेडियो से, रेस्टोरेंट से, टिफिन सर्विस से खाते हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो मैं उस पर एड्रेस नहीं करूंगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करी गई, वो ये बताना भूल गए कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो कॉर्पोरेशन थी ये UPA 1 की सरकार ने बनाई। इनकी कंस्ट्रक्शन UPA 2 सरकार में शुरू हुई और खत्म होती है पहली 2015 में, दूसरी 2016 में, तीसरी 2018 में और उसके बाद 8 साल में
कोई नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया में कमीशन नहीं करा गया। उसके बाद आंकड़ों की एक बात होती है कि किस तरीके से नेहरू जी ने यह कह दिया, शास्त्री जी ने यह कह दिया, इंदिरा जी ने यह कह दिया। ये सब बातें करते हुए लोग ये चीजें बताना भूल जाते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, हमारे पास इतना अन्न नहीं था कि हम अपने देशवासियों को उनका पेट भर खाना दे सके, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने हमें लूटा था। भारत की जीडीपी 2.5 लाख करोड़ थी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो 113 लाख करोड़ हो चुकी थी। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $2 बिलियन था। मोदी जी की सरकार जब आई है तो उसको $300 बिलियन कर दिया गया था। इन आंकड़ों की कभी चर्चा नहीं होगी। बैलेंस पेमेंट क्राइसिस की बात करी गई 91 में जो आया, जहां पर हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। यह नहीं बताया जाएगा कि वो क्राइसिस किसकी सरकार में हुआ और उस सरकार को वीपी सिंह की सरकार में हुआ और उस सरकार को बीजेपी समर्थन देती थी। वो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। इतने सारे आंकड़े खाके एक पिक्चर इस तरीके से पेंट करी जाती है एज इफ यही सरकार ने सब करा है। और एक फ्रैजिल 5 पे मैं जिक्र कर दूं, आखिरी बारी, बहुत बारी बीजेपी उठाती है फ्रैजिल 5। अगर आपके दर्शक जाके पढ़ेंगे, ये कोई यूएन ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, रेनाउंड इकोनॉमिस्ट की टर्म नहीं है। ये गोल्डमैन सैक्स का एक एनालिस्ट था जिसने ये कहा कि 5 ये कंट्रीज हैं जो एफडीआई पे ज्यादा निर्भर करती हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन के लिए दीज आर फ्रैजिल 5। और इसकी कोई मान्यता भारत से बाहर या भारत के अंदर किसी के पास नहीं है। कोई नहीं मानता, केवल और केवल बीजेपी को याद आता है, क्योंकि जब 2014 से पहले के देश को नीचा दिखाना जो हमारे खिलाफ हो उसकी मान्यता कोई नहीं है। और अभी दुनिया में बैठी एक एजेंसी कह देती है कि भैया बांग्लादेश के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं, तो वही कांग्रेसी उसको लेकर घूमने लगते हैं रिपोर्ट को। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश भारत से अच्छा देश है। एक इंटरनेशनल एजेंसी आती है, वो कहती है कि भारत पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी के मामले में पीछे है, तो यही कांग्रेसी ले लेकर घूमते हैं कि भारत तो भुखमरा देश हो गया, पाकिस्तान ज्यादा बेहतर हो गया। बहरहाल एक मिनट स्टूडियो का फायदा नहीं, अभी चारू का मेरे पास समय नहीं है। मैंने आपको पूरा समय दिया अपनी बात कहने का। चारू बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको पूरा समय दिया मैंने, ये 10-10 सेकंड नहीं। अब आपको मैंने एक्सपोज कर दिया तो आप 10 सेकंड, फिर आपको एक्सपोज करूंगा, फिर आप 10 सेकंड मांगेंगे, इसलिए वो आंकड़े अश्विनी जी के पास भी है, वो भी आपको एक्सपोज करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन 10-10 सेकंड ऐसे सबको नहीं दूंगा। बोलिए। अरे आप लोग एक्सपोज होने लायक हो तो इसलिए एक्सपोज कर रहा हूं। चारू पर रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जी देखिए, अशोक जी मैं देशभक्त हूं पूरी तरीके से, तो एक बार को मैं ये भी मान लेती हूं कि उस समय नेहरू जी ने जो बोला वो आजादी के बाद की बात थी, जाने दीजिए भाई। 2013 में क्या हुआ था? 2013 में कोई अंग्रेज छोड़ के नहीं गए थे हमको। 2013 में अगर आपके मंत्री ये कहते थे कि सोना मत खरीदिए या रात से लेकर सुबह तक पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए, वो आप अंग्रेजों के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। आपको एक बात और बताती हूँ अशोक जी, अगर यूपीए के 10 साल आप देख ले, पेट्रोल के रेट आप देख ले, 115% बढ़े थे। 34 रुपए से 72 रुपीज तक गया था। और अगर आप इस समय मोदी एरा में 14 से 24 तक का पेट्रोल का रेट देख ले, तो केवल 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। और ये सेम ही चीज मैं आपको डॉलर की बोलती हूँ, क्योंकि ये डॉलर का बहुत बोल रहे थे ना। और मैं आपको बताती हूँ कि डॉलर का रेट मोदी जी के 10 साल में कम बढ़ा है। और ये कब कम बढ़ा है? जब दुनिया में कोविड आया तब भी नहीं बढ़ा, ग्लोबल रिसेशन आया उसको भी हम संभाल ले गए, एनर्जी की क्राइसिस जो अभी भी चल रही है वो हम संभाल ले गए, यूक्रेन का जंग हम संभाल के चले गए, सप्लाई चेन का कंप्लीट कोलैप्स हो गया था, हम वो संभाल के चले गए। और अभी भी वेस्टर्न एशिया में जो जंग की वजह से इंस्टेबिलिटी चली गई है, हम उसको भी संभाल रहे हैं। और उसके बावजूद आज अगर अपने देश के ऊपर आप उंगली उठाते हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, हाँ चलो आपको फ्रेजाइल 5 वाली बात नहीं सुननी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर अर्थव्यवस्था कोई है वो हमारी केवल इसीलिए है क्योंकि हम तैयारी के साथ रहते हैं। अच्छा, और इनको याद दिला दूं, आज इनको ये सारी बातें याद आ रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अगर उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार कहती है ऑड इवन कर लीजिए, तब इनको ये याद नहीं आया हम अपनी गाड़ी लेकर चलेंगे। बंगलोर में ट्रैफिक की वजह से अगर कहा जाता है कि आप मेट्रो यूज कर लीजिए, तब वो ये बेकार की बातें नहीं करते हैं। इनकी समस्या ये है कि इतने दो मुंहे हो चुके हैं कि इनके भले के लिए भी अगर कोई बात कही जाए तब भी ये मानते नहीं है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये एंटी रिफॉर्म ऑपोजिशन है, कंप्लीटली एंटी रिफॉर्म। 12 साल में इन्होंने एक भी चीज वो झूठ बोल रहे हैं। ओके देखिए ऐसा है, चिदम्बरम टू इंडियंस प्लीज डोंट बाय गोल्ड। 13 जून 2013 की खबर है जिसमें पी चिदम्बरम ने कहा कि सोना मत खरीदिए,
ये पी चिदम्बरम ने कहा 2013 में सोना मत खरीदिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक मिनट मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। अश्विनी जी आप 30 सेकंड में, फिर मुझे ब्रेक पे जाना, फिर मैं अखिलेश जी और मृत्युंजय जी के पास आऊंगा। अश्विनी जी 30 सेकंड। नहीं, मैं बस ये काउंटर करना चाह रहा हूँ। निखिल जी ने जो कहा कि फ्रेजल 5 जो इकोनॉमी थी हमारी उस टाइम पर, अगर आप 2013 को देखें तो उस टाइम पर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 4% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा हो गया था, और इतना हाई, जबकि और से रंगराजन कमेटी ये कहती है कि इंडिया 2 से 2.3% के आसपास का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो झेल सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि आपको उतना सारा $1 बिलियन कैपिटल अकाउंट में लेकर के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो इन्होंने कहा कि नहीं इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट था, वो इन्वेस्टमेंट पर नहीं, जितना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था उस डेफिसिट को कवर करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं आ रही थी, क्योंकि इकोनॉमी भरोसा नहीं कर रहे थे। अगर फॉरेनर उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और उतना कैपिटल आप नहीं ला पाते हैं उस करंट अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए, तो उससे बुरी स्थिति आपकी इकोनॉमी की क्या होगी। और इसीलिए रुपये कंटिन्यू वहां पर उस टाइम पर डेप्रिशिएट कर रहा था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अखिलेश जी और मृत्युंजय जी ब्रेक के बाद आऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आंच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्र नीति पर। राजनीति विपक्ष की है कैसी नीति? अखिलेश जी, मोटे तौर पर देखिए, सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लेकर मतभिन्नता हो सकती है, होनी भी चाहिए। आप जो है, आपकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, आपकी सरकार अलग तरह से चलती है, उनकी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर दुनिया में 2 जगह जंग चल रही है, तो इस तरह से संयम बरतने की अपील करने में हानि क्या है? उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ठीक है, आपने कह दिया एक बार कि सरकार ठीक से नहीं चले, उसके बाद तो मुझे लगता है विपक्ष को भी अपील करनी चाहिए कि भाई हाँ, इन चीजों पर पालन करना चाहिए। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संयम बरतने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, संयम बरतना ही चाहिए। अशोक साहब, आप एक बात जरूर मानते होंगे कि बीते 12-13 साल में जब से मोदी जी का शासनकाल आया है, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। देश के टोटल 40% की जो संपत्ति है 1% लोगों के हाथ में चली गई। क्या सरकार की नीति हमें से सही कहे? क्या हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए? अगर कहें तो इसकी तारीफ कर देते हैं। दूसरी बात, टोटल जो हमने इस पीरियड में जितना ज्यादा विदेशी कर्जा लिया है, सरकार की कमाई का 35 से 40% जो कमाई का कुल हिस्सा है वो हम विदेशी जो ऋण है हमारे सरकार पे उसके चुकाने में चला जाता है। क्या ये सही पॉलिसी है? इन 12 सालों में जो मोदी जी ने सरकार चलाई है उसमें कुछ फैसले जरूर ऐसे गलत हुए हैं जिससे आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं, लेकिन जो भी स्थिति है हम सब लोग मिलकर फेस करेंगे इसको। इससे कम से कम नुकसान हो देश को, हम देश के साथ हैं, हम देश के नागरिक हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के पे बात करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जिसपे हम कर रहे हैं। नहीं, उस पे किसी को ऐतराज भी नहीं। आप सरकार की नीतियों पे, गलत नीतियों पे बात कीजिए, आप उस पर प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात रखिए। लेकिन मुझे लगता है आपने जो स्टेटमेंट दिया उससे पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं भले ही जो है एक पत्रकार हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उस इलाके में रहता हूं और रहता था बचपन से,
जहां पर मैंने वो दौर भी देखे हैं जब बिजली नहीं होती थी, जब कुछ नहीं होता था, वो दौर भी देखे जब पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती थी। तो इसलिए अखिलेश जी, उस समय सरकारें किसकी होती थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज जो है घर घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि आज गरीब पहले से ज्यादा गरीब हो गया। देश की आर्थिक स्थिति, आम लोगों की स्थिति अच्छी हुई है। और ये आप ही लोग कहते हैं, बाकी लोग अर्थशास्त्री बताते हैं कि गांव में तो मजदूरी करने के लिए लोग नहीं मिलते आज की तारीख में, ये स्थिति है। तो इसलिए ये मानने को तैयार नहीं। बाकी आपने जो कहा वो आपकी उसका आपकी अपनी लाइन है, लेकिन मृत्युंजय जी रिस्पॉन्ड करिए। पर जब डिबेट्स पे इस तरह के हल्के स्टेटमेंट्स देते हैं जो नंबर्स बैक नहीं करते, तो फिर डिबेट का स्तर हल्का होता है। आप बोलते हैं गरीब और गरीब हो गया। ये तो ग्लोबल रिपोर्ट्स है और सिंपल डेटा है कि 25 करोड़ लोगों को इंडिया में पॉवर्टी लाइन के ऊपर निकाला गया। ये तो देश का बच्चा जानता है इस डेटा को, तो कम से कम इस डेटा पे तो बिलीव कीजिए। दूसरा, आप देखिए पूरे क्राइसिस पे शुरुआत से लेकर, अशोक जी जो मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले जब ये क्राइसिस हुआ, हमने अपने जितने इंपोर्ट सोर्सेस थे उसको डाइवर्सिफाई किया ताकि हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। हमने ईरान से नेगोशिएट किया कि हमारे शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने दिया जाए। हमने अपने डोमेस्टिक मार्केट में जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पर, उसको 13 से 3 रुपए कर दिया। डीजल से एक्साइज ड्यूटी हटा दिया। हमारे यहाँ जो एलपीजी प्रोडक्शन था उसको हमने 36,000 से 54,000 कर दिया। तो हर स्टेप पे आप देखेंगे गवर्नमेंट कितनी रेडी रही है किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल शॉक से डील करने के लिए। और उसी का परिणाम है कि हमारे ग्रोथ रेट्स को आप देख लीजिए क्वार्टरली, हमारे इन्फ्लेशन रेट को देख लीजिए, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लीजिए। कोई भी एक नंबर जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर है, जो बेसिकली दिखाता है कि आपका इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है, उसमें से कोई भी नंबर आज के दिन में ये नहीं कहता है कि हम गलत रास्ते पे। इनफैक्ट बहुत अच्छा बता रहे थे अब जो प्रोफेसर साहब थे। तो अगर कोई भी नंबर्स नहीं कह रहे हैं, आप बता रहे थे कि फ्रेजाइल 5 नहीं है, लेकिन 2012 में क्या 12% हमारी इन्फ्लेशन रेट नहीं थी इसी देश में? पिछले 10 सालों में 6% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट एक बार गया है। तो ये डिफरेंस नहीं है क्या एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में? तो आज के दिन में इतने बड़े एक्सटर्नल शॉक के बाद भी भारत अगर दुनिया का एक ग्लोइंग स्टार है इकोनॉमिक टर्म्स में, और सारे रिपोर्ट्स वर्ल्ड रिपोर्ट से ही बोलते हैं, कोई भी हमसे ग्लोबल ग्रोथ रेट में कंपीट नहीं कर पा रहा आज, कोई भी मेजर इकोनॉमी, चाइना तक नहीं कंपीट कर रहा है। और फिर भी आप अगर यही रोते रहेंगे कि हमारा देश तो बहुत पीछे है, गरीब गरीब हो रहा है, सब भूखे मर रहे हैं, तो फिर तो किसी डेटा की बात ही नहीं करनी चाहिए। चलिए आज समय इतना ही है। मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई आप सरकार के विरोधी हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर तेल बचाने के लिए कोई कह दे तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई कहे कि भाई थोड़ा सा विदेश दौरे अभी टाल दो, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत जगह है, वहां भी आप घूम सकते हैं। नहीं वो ठीक है, और वो मोदी जी का टाले, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जिनकी प्रति साल 65 विदेश यात्राएं का औसत है, मुझे लगता है राहुल जी पहले ये कर दे। ये किसके पैसे हैं मैं इस पे ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि खुलासे होंगे तो बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। पर आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।